हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल IAS फर्स्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डीलिमिटेशन क्या होता है, क्यों सरकार ला रही है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा क्या यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का नया अध्याय शुरू करने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। सरकार ने संसद में 850 सीटों का एक नया प्लान पेश भी किया और यह संसद में गिर भी गया है, यानी यह पारित नहीं हो पाया है। लेकिन क्या यह उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति की जंग की शुरुआत करने वाला है? क्या 2029 में हमें संसद में 33% महिलाएं दिखेंगी? चलिए समझते हैं और डीलिमिटेशन बिल 2026 के हर पहलू को हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भारत में परिसीमन क्या है और यह क्यों जरूरी है, और 2026 का परिसीमन उत्तर बनाम दक्षिण भारत का विवाद कैसे है, और इसी क्वेश्चन को लेके हम अब पूरी प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, यानी समझने की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि परिसीमन क्या है। तो परिसीमन का अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले यानी लेजिस्लेटिव बॉडी वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीमाओं को तय करने की प्रक्रिया। सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो यह संसदीय क्षेत्र का निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है। अब वो संसदीय क्षेत्र लोकसभा का भी हो सकता है, वो विधानसभा का भी हो सकता है। जैसा कि आप लोग, जैसे मैं मुंबई में हूं, तो मुंबई में कितने संसदीय क्षेत्र हैं, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, ये सब का काम परिसीमन आयोग करता है। इसे ही जो इन क्षेत्रों का निर्धारण करना ही परिसीमन कहलाता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है? तो एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को बनाए रखना। वन वोट वन वैल्यू, मतलब अगर आप एक क्षेत्र में हैं, वहां के निवासी हैं, तो आप वहीं वोट डाल सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप वहां वोट डालने के साथ साथ कहीं और भी वोट जाके दे दें, तो ये नहीं है। इसलिए ही परिसीमन किया जाता है। और इसका बेस क्या है, आधार क्या है? तो यह प्रक्रिया पिछली जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर की जाती है। जैसे अगर वर्तमान में देखा जाए, अगर अभी तक देखिए कितना परिसीमन आयोग गठित हुआ है, ये हम आगे वाले स्लाइड में हम बात करेंगे। लेकिन जैसे 2011 में आखिरी बार जनगणना हुई थी, तो परिसीमन आयोग अब जब भी बनेगा, अगला जनगणना जो 2021 में होने वाला था वो नहीं हुआ है, तो अगर परिसीमन आयोग अगर आज गठित हो जाए तो ये 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करेगा। अगला क्या है? तो अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो आर्टिकल 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद संसद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है। वहीं अनुच्छेद 170 के तहत राज्य को भी प्रत्येक जनगणना के बाद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं परिसीमन आयोग की। तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करती है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करती है। हाँ, अब बात करेंगे कि डीलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग अब तक कितने बार गठित हुआ है, कब कब गठित हुआ है, तो चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। तो भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। 1952 में 1952 के अधिनियम के तहत, 1963 में, 1962 के अधिनियम के तहत, 1973 में, 1972 के अधिनियम के तहत और 2002 में, 2002 के अधिनियम के तहत। तो 2002 में जो परिसीमन आयोग बनी थी वो 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की है। 1973 की जो बनी है वो 1971 की जनगणना के आधार पर। तो ऐसे ही यह तब गठित की जाती है जब जनगणना हो जाती है। और अगर कुछ नोट्स की अगर बात किया जाए तो 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन द्वारा 2001 तक सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया था और बाद में 84th
संविधान संशोधन द्वारा इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है। मतलब 2026 तक परिसीमन में अभी तक जो भी सीटों की संख्या है उन सबको 2026 तक फ्रीज कर दिया गया और 2026 में नई जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। यानी अब सरकार इस जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन करके पुनः लोकसभा की सीटों को पुनर्निर्धारित कर सकती है और सीटों को बढ़ा सकती है। इसी के लिए ही अभी नया परिसीमन बिल लाया गया था। इसके अलावा महिलाओं को आरक्षण देने के लिए भी इसी परिसीमन बिल में भी प्रावधान किए गए थे। हालांकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में ऑलरेडी पारित हो चुका है, जिसके तहत लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है सीटों पर। अब आगे बात करेंगे कि व्हाई इज डिलिमिटेशन नेसेसरी, परिसीमन की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहला है जनसंख्या में बदलाव, डेमोग्राफिक शिफ्ट। तो समय के साथ कुछ क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ जाती है, जबकि कुछ की स्थिर रहती है और कुछ की घट भी जाती है। तो अगर जहां जनसंख्या बढ़ जाएगी तो वहां उम्मीदवार और लगेंगे और उम्मीदवारों की आवश्यकता की। जहां अगर जनसंख्या घट गई है तो वहां अगर अतिरिक्त उम्मीदवार हैं तो वहां पर लोकसभा या फिर विधानसभा सीट की संख्या कम हो जाएगी और जहां स्थिर है वहां कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद इक्वल रिप्रेजेंटेशन की भी बात होती है, समान प्रतिनिधित्व। यह सुनिश्चित करना कि हर सांसद या विधायक लगभग समान संख्या में मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करे। जैसा कि मैंने अभी भी बताया ऊपर कि अगर जनसंख्या बढ़ जाएगी तो संसद सदस्य या फिर विधानसभा सदस्यों की संख्या भी बढ़ जाएगी। अगर जनसंख्या घट गई तो यहाँ भी संख्या घट जाएगी। और तीसरा है स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह सुनिश्चित करना कि कोई भी क्षेत्र राजनीतिक रूप से पिछड़ा न रहे, उपेक्षित न रहे। अगला है कि 2026 का मुख्य विवाद क्या है, जिसकी मैंने शुरुआत में ही बोली थी कि नॉर्थ साउथ में विवाद क्या चल रहा है। तो सबसे पहला मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण का। तो दक्षिण भारतीय राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु में जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया है। हालांकि उत्तर भारत में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में नहीं किया गया है। उसके बाद नॉर्थ इंडिया का ग्रोथ हुआ है, मतलब उत्तर भारत में बढ़त हुई है जनसंख्या में। तो उत्तर भारतीय राज्यों जैसे यूपी, बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। अब डर क्या है, फियर क्या है? तो यदि नई जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ी तो उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत का संसद में प्रभाव कम हो जाएगा। और इसी मुद्दे पर संसद में उत्तर बनाम दक्षिण का विवाद जारी है, क्योंकि दक्षिण भारत का यही कहना है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण का कार्य किया है तो हमें पुरस्कार मिलना चाहिए, न कि हमें सजा होनी चाहिए। वहीं उत्तर भारत ने जनसंख्या नियंत्रण पर सफलतापूर्वक कार्य नहीं किया है, लेकिन उन्हें सजा मिलने के बदले उन्हें पुरस्कार मिल रहा है। तो यही एक विवाद है जिसका दक्षिण भारत के राज्यों ने विरोध कर रहे हैं। अब क्यों ऐसा है, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि पहले तो ऐसा कहा जा रहा है कि 50% की राज्यों में वृद्धि होगी, जैसा कि हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी वर्तमान में 80 सीट है, जो कि ऐसा कहा जा रहा है कि 120 से 140 हो जाएगी। बिहार में 40 है तो 60 से 70 हो जाएगी। महाराष्ट्र में 48 है, 48 है तो 72 to 80 हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में 42 है वर्तमान में तो 63 to 70 हो जाएगी। तमिलनाडु में 39 है तो ये 58 या 60 हो जाएगी, 58 to 60 हो जाएगी। केरल में 20 है तो ये 30 हो जाएगी और राजस्थान में 25 है तो ये 38 से 45 हो जाएगा। और यहीं पे ही विवाद है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां 120 से 140 हो जाएगी, बिहार में 60 से 70 हो जाएगी। मतलब यही दो राज्य जो हैं वो अकेले लगभग 200 सीटें ले लेंगे। वहीं दक्षिण भारत की बात करेंगे तो तमिलनाडु, केरल, ये दोनों मिलके भी 100 सीट नहीं कर पा रही।
और विवाद यहीं पे हो रहा है। और प्रभाव यही है कि उत्तर प्रदेश सबसे प्रभावशाली शक्तिशाली राज्य बन जाएगा संसद में। बिहार के भी राजनीतिक महत्व में भारी बढ़त होगी। इसके अलावा दक्षिण में तमिलनाडु को सबसे अधिक सीटें तो हैं, लेकिन प्रभाव नहीं दिखेगा, क्योंकि जो तमिलनाडु आर्थिक रूप से सशक्त है उसका प्रभाव संसद में बिहार से भी कम रहेगा, जो कि बिहार आर्थिक रूप से काफी पिछड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब 2026 की करंट सिचुएशन क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले संसद में 3 विधेयक पेश किए गए हैं। सॉरी, गलती से पास निकल गया, पास नहीं हुआ है, गिर चुका है ये बिल। तो संसद में 3 बिल पेश किए गए थे। एक था 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य सीटों की संख्या पर लगे फ्रीज को हटाना, जैसा कि 2026 तक अभी फ्रीज है, उसकी बात की गई है। दूसरा था परिसीमन बिल यानी डीलिमिटेशन बिल 2026। यह नए परिसीमन आयोग यानी डीलिमिटेशन कमीशन के गठन और उसकी कार्यप्रणाली का मार्ग प्रशस्त करता है। तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। यह दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी जैसे यूटीज में भी इन बदलाव को लागू करने के लिए लाया गया था। अब सीटों की संख्या में भारी वृद्धि की बात है, मेजर प्रपोज चेंजेस क्या है वो भी देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि लोकसभा की नई क्षमता की बात की गई। तो प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 की जा सकती है। और अनुमानित संख्या की बात करेंगे तो यह वास्तविक कामकाज के लिए यह संख्या 815 से 816 के आसपास रहने की उम्मीद है। राज्य और यूटीज का बंटवारा की बात करेंगे तो इसमें लगभग 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित है। और इसका अगर लिंक की बात करेंगे वुमेन रिजर्वेशन से, तो हालांकि 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये 2023 में ऑलरेडी पारित हो चुका है, जिसे अभी हाल ही में सरकार ने नोटिफाई भी कर दिया है। मतलब बिल, जैसा कि बताया जा रहा है कि यह बिल गिर गया है, नहीं, यह बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, कानून बन चुका है। इसके संशोधन को गिरा दिया गया है, जिसमें 2011 की जनगणना के आधार पर डीलिमिटेशन जो नया होने वाला है 850 सीटों के आधार पर जो 33% करने वाले थे, उसको नहीं पारित किया गया है। हालांकि ऑलरेडी ये पारित हो चुका है, अगर सरकार चाहे तो इसे अभी से लागू कर सकती है। अब कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें सरकार के पक्ष की पहले बात करेंगे, फिर विपक्ष की बात करेंगे। तो सरकार का पक्ष क्या है, तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य की सीटों में कमी नहीं होगी। सरकार 50% आनुपातिक वृद्धि यानी प्रोपोर्शनल इंक्रीज का फॉर्मूला अपना रही है। एग्जाम्पल जैसे अभी दिखाया ये कि तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 हो सकती हैं, केरल की सीटें 20 से बढ़कर 30 हो सकती हैं। और अगर विपक्ष की बात करेंगे तो दक्षिण भारतीय राज्य, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, इनका कहना है कि भले ही उनकी सीटें बढ़े, लेकिन उत्तर भारत यानी यूपी और बिहार की तुलना में उनका प्रतिशत कम हो जाएगा। इससे राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रभाव भी कम होने का अंदेशा है, और यही सबसे बड़ा विवाद की जड़ है। महिला आरक्षण से सीधा कनेक्शन अगर बात करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून 33% सीटें तभी लागू हो सकती हैं जब परिसीमन पूरा हो जाए। 2029 का लक्ष्य है कि सरकार इन विधेयकों को अभी इसलिए ला रही है ताकि 2029 के आम चुनाव तक महिला आरक्षण को जमीन पर उतारा जा सके। और इसके लिए 2026 में ही जनगणना की शुरुआत हो चुकी है और पूरी तरीके से 2027 में ये शुरू हो गया है। तो भारत की अगली जनगणना 2026 में शुरू हो चुका है और ये डिजिटल जनगणना होने वाली है। यह भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होने वाली है, जिसके आंकड़ों के आधार पर ही भविष्य की चुनावी सीमाएं तय होंगी। अब अगर कंक्लूजन की बात करेंगे और उसमें सॉल्यूशन की भी बात करेंगे तो सबसे पहला यही रहेगा कि परिसीमन केवल सीटों का बंटवारा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है।
डिलिमिटेशन इज नॉट जस्ट अबाउट डिवाइडिंग सीट, इट इज अबाउट द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहां पर ये लोकतंत्र की आत्मा कैसे है? तो संसद में जो संसद सदस्य हैं वही मिलकर लोकतंत्र को जीवित रखने का काम करते हैं, वही समय के साथ कानून बनाते हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। इस वजह से परिसीमन सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं है, यह लोकतंत्र की आत्मा है। अब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सरकार को ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को सजा नहीं मिले, जैसे कि वित्तीय आवंटन या राज्यसभा में विशेष व्यवस्था की जाए। हालांकि अभी राज्यसभा में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 250 ही रखी गई है, जो कि मेरे विचार में सही नहीं है। अगर लोकसभा में 850 करने का विचार है तो राज्यसभा में भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक हुई तो वहां पर लोकसभा के इतने सदस्य हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अकेले लोकसभा के सदस्य ही किसी भी विवादित बिल को पारित कर सकते हैं बिना राज्यसभा के सदस्यों की परवाह किए। इस वजह से दोनों ही सभाओं में सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। होप सो आपको समझ में आया होगा कि डिलिमिटेशन क्या है, वर्तमान में क्या विवाद है और इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाना सही है? कमेंट में जरूर बताना। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।